होचा 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 ఎవడే ఎవడే ఒడిసి పట్టుకుందెవ్వడే ఒకటై ఉండాలే పరహాల పడ్డలే పడ్డాలే పాడలే పాడలే పొదిపి పట్టుకుందాడేలే అన్నిటా పాడేలే పాడంటే అపై పాడేలే మన్నంటే మన్నేలే పుత్తడి పండే మన్నేలే నిన్న మొన్న తరాల నెత్తురు నిండిన మన్నేలే కంకుల్ని కొట్టాలి కొట్టాలి తూర్పారా పట్టాలి పట్టాలి గాదల్లో నిప్పాలి నిప్పాలి తండాల తండాలే కంకుల్ని కొట్టాలి కొట్టాలి తూర్పారా పట్టాలి పట్టాలి గాదల్లో నిప్పాలి నిప్పాలి తండాల తండాలే ఎవడే ఎవడే ఒడిసి పట్టుకుందే పాడే ఒకటై ఉండాలే పరహాల పంటలే పండాలే चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, चित्र में एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, बैल दिखाई दे रहे हैं, आदमी, पेड़, पर्वत दिखाई दे रहे हैं। आदमी के सिर पर घास का गट्ठर दिखाई दे रहा है। तो बताओ बच्चों, इस आदमी ने गट्ठर को सिर पर क्यों उठा रखा होगा? शायद वह बैलों पर बोझ नहीं डालना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। क्या ऐसा करके उसने बुद्धिमानी का कार्य किया है? नहीं किया है ना? क्योंकि यदि वह गट्ठर अपने सिर पर भी उठाता है तो बोझ तो बैलों पर ही पड़ेगा। इसीलिए हम उसके इस कार्य को कतई भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं कह सकते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, घास दिखाई दे रही है और घास पर पेड़ का कटा हुआ तना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है। लड़का क्या सोच रहा होगा? हाँ, वह पेड़ के कटे हुए तने को देखकर सोच रहा होगा कि इस तने को बीच रास्ते से कैसे हटाया जाए। वह सोचता ही रहता है कि तभी एक लड़की वहां पर आती है। बताओ तो बच्चों कि यह लड़की क्या करना चाहती है? क्या वह इस लड़के की मदद करना चाहती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस छोटी सी लड़की ने बड़ी ही आसानी से इस कटे हुए तने को हटा दिया। देखा आपने कितनी आसानी से उसने इस कटे हुए तने को रास्ते से हटा दिया। उसने यह कार्य इतनी आसानी से कैसे किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। गोल लकड़ी के तने को देखकर उसने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने पैर से उसे बड़ी आसानी से लुढ़का दिया, क्योंकि उसे पता था कि गोल वस्तुएं धकेलने से आगे चली जाती है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सुई, धागा और कपड़ा। कपड़े को सीने के लिए किसी और वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है क्या बच्चों? नहीं ना। कपड़े सीने के लिए सुई का ही उपयोग करना होता है। अर्थात छोटी चीज़ों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी बुद्धिमानी और छोटी चीज़ों के महत्व से संबंधित पाठ है चावल के दाने। चावल के दाने पाठ के अंतर्गत आज हम इस पाठ के उद्देश्य और विधा विशेष के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के मुख्य उद्देश्य हैं कहानी विधा से परिचित कराना, बुद्धिमत्ता का महत्व बताना,
छोटी वस्तुओं का महत्व बताना, तेनालीराम ने किस प्रकार कृष्णदेवराय के दरबार में स्थान पाया वह घटना बताना। तो आपने इस पाठ के उद्देश्य जान लिए हैं। अब हम जानेंगे कि इस पाठ की विधा क्या है। इस पाठ की विधा कहानी है बच्चों। कहानी एक ऐसी विधा है जो पाठक पर एक विशेष प्रभाव डालती है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। अधिकतर कहानियाँ मनोरंजक होती हैं। कहानी से नैतिक गुणों का भी विकास होता है। आपने कई कहानियाँ पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। मुझे पता है कि आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना? तो बच्चों, आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपने कहानी विधा की जानकारी प्राप्त की, चावल के दाने पाठ के उद्देश्य जाने, बुद्धिमत्ता का महत्व जाना और छोटी वस्तुओं का महत्व भी समझा। चलिए, अब बारी है क्रियाकलाप की। आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। बुद्धिमत्ता का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है और कक्षा में अपने अध्यापक या अपनी अध्यापिका को बताना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में चावल के दाने पाठ के भाग 2 के साथ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आज हम चावल के दाने पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। इस पाठ के भाग 1 में आपने पाठ के विधा विशेष और पाठ के उद्देश्य के बारे में जाना था। आपने पढ़ा था कि इस पाठ की विधा कहानी है और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य कहानी लेखन कौशल का विकास करना है। आज भाग 2 के अंतर्गत हम कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप कहानी के पात्रों के बारे में तो जानना चाहेंगे ना बच्चों? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। ये हैं श्री कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य के शासक। हम्पी इनकी राजधानी थी। ये ज्ञानी और चतुर लोगों का बड़ा आदर करते थे। ये हैं तेनाली रामकृष्ण। इन्हें तो आप जानते ही होंगे और इनकी बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। ये तेनाली के रहने वाले थे। इनका जन्म नाम गरालपति रामकृष्ण शर्मा था। इनके पिता का नाम गरालपति रामैया था। इनकी माता का नाम लक्ष्मम्मा था। इन्हें विकट कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें काली माँ का आशीर्वाद प्राप्त था। ये कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों में से एक थे। इन्होंने अष्टदिग्गजों में स्थान किस प्रकार प्राप्त किया, इससे जुड़ी हुई कहानी है चावल के दाने। तो चलिए बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो वह कहानी इस तरह है। एक दिन
तेनाली रामकृष्ण राजा कृष्णदेवराय से मिलने तेनाली से हम्पी पहुंचे। वे हम्पी के राजमहल में पहुंचे। वहां वे राजा कृष्णदेवराय से मिले। कृष्णदेवराय ने उन्हें कविता सुनाने के लिए कहा। तेनालीराम ने बड़ी ही सुंदर कविता सुनाई। कविता सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनालीराम से इनाम मांगने के लिए कहा। तेनालीराम ने महाराज से शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना, दूसरे में पहले खाने से दुगने चावल के दाने और अगले खानों में पहले खाने के दुगने चावल के दाने इनाम के रूप में मांगे। कृष्णदेवराय चकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या सही में तुम्हें सोने के सिक्के नहीं चाहिए? क्या तुम्हें चावल के दाने इनाम में चाहिए? तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, मुझे चावल के दाने ही चाहिए, वह भी शतरंज की बिसात पर ही। बच्चों, यह है शतरंज और यह है शतरंज की बिसात। क्या आप जानते हैं कि शतरंज की बिसात में 64 खाने होते हैं? आपने शतरंज का खेल खेला होगा, है ना? और आपको पसंद भी है शतरंज का खेल खेलना। तो बच्चों, राजा के आदेश के अनुसार सेवकों ने शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू किए। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, पांचवे में 16 दाने रखे गए। इस तरह 8वें खाने तक आते आते 128 दाने और 10 खाने तक 512 दाने हो गए। 20वें खाने तक पहुंचने पर दानों की संख्या 5,24,288 हो गई। 32 खाने अर्थात आधी बिसात तक दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। राजा भी परेशान हो गए। राज भंडार के सारे चावल खत्म होते नजर आए। कृष्णदेवराय के पास तेनालीराम को सारा राज भंडार देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। उन्होंने सेवकों को सारा राज भंडार तेनालीराम के हवाले करने का आदेश दिया। तब तेनालीराम ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। कृष्णदेवराय तेनालीराम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अष्टदिग्गजों के नाम क्या थे? अष्टदिग्गजों के नाम थे अलसानी पेद्दन्ना, नंदी तिम्मन्ना,
ధుర్జటి మాదయ్య గారి మల్లన్న అయ్యల్ రాజు రాంభద్రుడు పింగళి సూరన్ राम राजभूषणु भट्टमूर्ति तेन पंडित तेनाली रामकृष्णा। तो ये थे अष्टदिग्गजों के नाम। बच्चों, आपने कहानी सुनी है ना? ध्यान से सुनी है। तो बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? जी हाँ, इस कहानी से आपने सीखा कि छोटी छोटी चीज़ों का भी जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो बच्चों, आज आपने क्या जाना? आपने जाना कि श्री कृष्ण देव राय विजयनगर के शासक थे। आपने तेनालीराम के बारे में जानकारी प्राप्त की, छोटी चीजों का महत्व जाना, तेनालीराम ने किस प्रकार अष्टदिग्गजों में स्थान पाया यह भी जाना, और आपने अष्टदिग्गजों के नाम भी जाने। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप की। आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण सहित लिखिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिकाओं में लिखना है और लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। बालक पाठशाला जाता है। मैं फल खाता हूं। ताजमहल सुंदर इमारत है। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे बालक पाठशाला जाता है। यह वाक्य बालक, पाठशाला और जाता है 3 पदों के योग से बना है। हिंदी में पद के 5 भेद माने जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा शब्द का पद विन्यास जानिए। मोहन की गाय चर रही है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन रूप में है। गाय जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन रूप में है। सर्वनाम पद विन्यास जानिए। समरीन ने किसकी कलम उठाई? किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष एकवचन में है। विशेषण पद विन्यास जानिए। 5 सेब लाओ 5 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पुल्लिंग बहुवचन रूप में है।